मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमय मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में भ्रूण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज की 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1. दार्शनिक, 2. किसान, 3. अहीर, 4. कारीगर, 5. सैनिक, 6. निरीक्षक एवं 7. सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीचा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। 16. ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन, आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे, में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र, पुलमावी तथा यज्ञश्री शातकर्णी। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत्कया नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक, पोटीन और कौसे की मुद्राओं का प्रचलन किया।
सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईपू के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राजसिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमेक को सौंपा। गोलमेक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। शातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्यकटिक नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। ये कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। ये सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर और भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश, कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, भुवनेश्वर, उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। 17. भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिकस -11 के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया: डियोडोट्स II, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनाडर, यूक्रेटाइड्स, एंटीऑल्कीस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 बीसी में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनाडर 165-145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनाडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनाडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहीत हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं।
भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्चे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 18 शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोज था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130-150 ई गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, मौर्यों द्वारा निर्मित, का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख, जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्वियाय या पहलू। पश्चिमीत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफनीस था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोटह पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। 19 कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसिस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ई गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौआ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है।
ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगृक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ई में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट: रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ या 2. मयूरशाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। 20. संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। नोट: संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ई तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। 1. पत्थुप्पातु, 2. इत्युयोके तथा 3. पादीनेन कीलकनिको। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम एवं अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगमकाल को ही संगमकाल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। नाम का प्रयोग कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुकृशु अप्पार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत: 1. अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। 2. मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। 3. कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 4. 8वीं सदी ई में इराना रगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम, पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है।
ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्न के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीतलैसतनार ने मणिमेकले की रचना की। इसमें 30 सगों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकले, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिव्नाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगमकाल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गईं। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। संगन साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ये पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तीनप्पाले में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेणी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयोर से कावेरीपत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ई, निकुंजीरल आदन 155 ई एवं सेंगुटुवन 180 ई। सेंगुटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेहुंजेलियन लगभग 210 ई सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। नल्लिवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। ये राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम, पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है।
इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुशी तथा पिछले टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में वेलाल, धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या वीरकल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकिरुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेलार के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिग कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतिने कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिने व अनुचित प्रणय को पेरुंडिन कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तकियों व गायकों के दल धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पान व विडेलिय कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलिय तथा ओवैयर जैसी कवयित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, शालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित अरिकमेड चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हई यहाँ की खुदाई से विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडू को पेडॉक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलिस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है।
स्कंद का एक नाम कुमा भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्धा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताए गया है जिसे इनको कहा जाता है। 21 गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुशनों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240-280 था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280-320 हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319-320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने विश्वमेधकर्ता, विक्रमिंग एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उत्ते वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त -11 हुआ, जो 380 में राजगढ़ पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाब चंद्रगुप्त II का राजकवि था। चंद्रगुप्त II के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनजविनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरल कहा गया है। महाकी कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, क्षपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान, अमरसिंह, कोशकार, शंकु, वास्तुकार, वेतालभट्ट, घटकप, वारामिही, खगोल विज्ञानी एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त II का सांदिविग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्यायमीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त I या गोविंदगुप्त 415-454 हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त I का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455-467 हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया।
अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपृक कहलाते थे। भूक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को जाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ई के भानुगुप्त के एर्न अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ, जिला धार, मप्र नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 1. मित्रभेद 2. मित्र लाभ 3. संधि विग्रह 4. लब्ध प्रनाश 5. अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
वरामिहिर ने बृहद संहिता, पंचसिद्धांत, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने ये घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकानवा ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की संस्कृत नाटक है। ये गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुवदेवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 22 वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ई के लगभग विंध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्यशक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275-335 ही शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासीय वस्कुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335-360 ई प्रभावती। गुप्ता का संरक्षण काल 390-410, प्रवरसेन द्वितीय 410-440 ई, नरेंद्र सेन 440-460 ई, पृथ्वीसेन द्वितीय 460-480 ई। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध की स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। ये काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा।
प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन दो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। रीम शाखा के वाकाटक। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ई में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित था। बासीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय 350-400 ई, प्रवरसेन द्वितीय 400-415 ई, हरिसेन 475-510 ई। हरिसेन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का सोलख्या तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। 23 पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परमाभट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ई में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन बानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परमाभट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन दो के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हवेनसिंह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हवेनसिंह को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ई में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ई एवं 645 ई में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए।
हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामौश परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु मर्चु थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भूपति कहा जाता था। प्रत्येक भूपति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भूपति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, आधुनिक तहसील, होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षपलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। 24. दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु 575-600 था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंहविष्णु ने मामल्लपुरम में आदि चाराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600-630 ई, नरसिंह वर्मन प्रथम 630-668 ई, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668-670 ई, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670-700 ई, नरसिम्हवर्मन दो 700-728 ई, नंदीवर्मन दो 730-800 ई। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्रवर्मन ने की थी। महेंद्रवर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पा के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पीकोंड व महामल की उपाधि नरसिम्हवर्मन एक ने धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैवमत्यानुयायी था। उसने लोकादित्य
एकमाल, रणंजय, अत्यंत कौम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्याविनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिम्हवर्मन II था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोल मंदिर का निर्माण भी नरसिम्हवर्मन II ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आत्मकथ तस्वीरें लगी हैं। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिम्हवर्मन II के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन II ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन II के समकालीन थे। नंदीवर्मन III शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुदेवनार निवास करता था, जिसने भारतवेणवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948-980 था। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850-87 थे, जिसकी राजधानी तांजाई, तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजमल राजराजा पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंग सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण III ने परांतक -1 को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक आई का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिमवी को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराजा एक श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडिचोलमंडलम, राजधानी पोलन रूप बनाया। राजराजा आई शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार: वेलचवगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रहादेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुनटहकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लिचविंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। नोटह गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र II ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र III था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयगेस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग II ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज, विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया।
कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड्डनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुविद-वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरड्यार, प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ये सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि का उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तरमेव अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। 2. उनके पास अपना घर होना चाहिए। 3. उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। 4. उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 5. उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। 6. यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। कंबन, ओयटकुट्टन और पुगलिंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पोन्न एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निक्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र एक के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव, जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता या तनिया कहलाता था। उत्तरमेरूर शिलालेख, जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है।
चोचों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयोर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कोची। चोच काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काच में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार स्थान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अरुवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश, कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना 13-11 ने की थी। राजधानी मान्यखे। चालुक्य वंश, कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेल्प प्रथम, तेल्प द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर दो, विक्रमादित्य वी, सोमेश्वर तीन एवं तेल्प तीन। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखे से राजधानी हटाकर कल्याणी, कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य वी था। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य वी के दरबार में ही रहते थे। मिताश, हिंदू विधि ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेवचरित की रचना विल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य वी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश, वातापी, बदामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी, बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक ये पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन दो, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन दो था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश, वातापी का संस्थापक कहा जाता है। 543-44 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन -1 को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। नोटा गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन दो बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन दो ने बनवाया था। पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन दो ने ईरान के शाह खुसरो दो के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो दो ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन दो के राज्य में गया था। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन दो को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन दो मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की। अशोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन -11 से है। लेखक रविकीर्ति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन दो को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पेयनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य दो के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य दो ने इसे अवनिजनाश्र की उपाधि प्रदान की।
विक्रमादित्य दो की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतेदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश, राष्ट्रकूट वंश, की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश, बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी, आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पिंडरक था। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतेदुर्ग 752 ई था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य तुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानका या मान्यखेत, वर्तमान मालखेड़, शोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण दो, इंद्र तीन एवं कृष्ण तीन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तीन ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट दो को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तीन ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदिपुराण व त्रिशष्टलिशन महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तीन के शासन काल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तीन था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप दो ने 973 ई में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा, महाराष्ट्र, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप दिखलाया गया है। नोटा एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थे विनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिलम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन 1210-1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री शारिंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत